नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पहले आपके साथ डिस्कस करने वाले ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम का है वो है 1857 की क्रांति। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहना इस सेशन के, आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आज का ये सेशन। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, उपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब आपका उपनिवेशिक काल चल रहा था उस टाइम पूछा गया है कि रेलवे का जो है भारतीय जो भी आपके उद्योग थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका कहता है आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। जी बिल्कुल, पहले ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही जो है रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या पड़ा था, इसका प्रभाव पड़ा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से चीज़ें और आपको अच्छे से क्लियर होंगी। कहता है भारत में पहली रेल वर्ष सबसे पहले याद रखना 1853 में कहाँ से कहाँ, बॉम्बे और थाने के बीच चली। उपनिवेशिक काल के दौरान कहता है रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में क्या हुई, आपके बाधा उत्पन्न हुई। बढ़ावा किसको मिला, तो याद रखना रेलवे के विकास से जो है आयात को तो बढ़ावा मिला था, लेकिन आपका जो औद्योगिक विकास था उसमें क्या हुई थी, आपके बाधा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट लाइन कहती है इसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आप लोग देखिए एक्सप्लेन को जरूर विधिवत देखते हुए चलिए। जब आप एक्सप्लेन को एक कहानी के तरीके पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ से 100% तैयार हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एक्सप्लेन बहुत ही ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। जो आपका स्थायी बंदोबस्त था ये पूछा गया किसके साथ किया गया, जमींदारों के साथ में या ग्रामीण समुदायों के साथ में या मुकदमों के साथ में या किसानों के साथ में। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जमींदारों के साथ में आपका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किया गया था। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त चिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का क्या किया था, प्रारंभ किया था। सबसे पहले इनका नाम याद रखना किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। किस सन में, 1793 में। दोनों बातें याद रखना है। आगे नेक्स्ट लाइन कहती है इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, सारे नाम एक से दो बार जरूर कॉपी पर लिखकर देख लेना। नेक्स्ट लाइन कहती है कि यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग जो है आपके 19% हिस्सा क्या था, शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। नेक्स्ट लाइन आपसे ये कहती है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो आपके जमींदार थे वो आपके छोटे पूंजीपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो अगर आपने एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ा होगा ऊपर तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का जवाब देने में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है आपके स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए इसका आपने एक्सप्लेन तो देख ही लिया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। यानी जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने की मेन वजह थी आपके भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के साथ
लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। कितनी वर्षीय? 10 वर्षीय। यही व्यवस्था क्या हुई? 1793 ईस्वी में स्थायी कर दी गई, जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त कहने लगे। कहता है इस व्यवस्था को बिहार में भी लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करना था तथा मूल कारण कंपनी के भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी क्या, जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। याद रखना है, इसके अन्य नाम भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की थी? याद रखना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये आपके सर्वप्रथम मद्रास में लागू हुई थी। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक्सप्लेन को समझते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई। इसके बाद यह व्यवस्था जो है आपके बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध जो है आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से था। वर्ष 1809 में क्या हुआ? थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में भी लागू किया। ठीक है, थॉमस मुनरो के बारे में समझ गए, किसने लागू किया, किस सन में लागू किया। ये सारी बातें आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, और या तो एक दो बार उनको लिख कर देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? अगर आपने बहुत ही ध्यान से एक्सप्लेन पढ़ा होगा तो आप फिर से इसका सेकंड में जवाब दे सकते हैं। तो थॉमस मुनरो ने आपकी जो है मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो आप लोग एक्सप्लेन तो पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ऐसी व्यवस्था आपकी कौन सी व्यवस्था थी? वो आपकी रैयतवाड़ी प्रथा थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है खाली स्थान बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1885 में, 1889 में, 1886 में या 1900 में। तो याद रखना, इसको आप लोग जरूर एक बार लिखिए कॉपी में अपनी। कहता है 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो इसका आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से चीज़ें आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ, आते आते जो है आपकी भूमि की मांग क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और भूमि के मालिकों ने क्या किया, किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का भी था। इसी बीच में क्या होता है, बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में क्या किया, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया। किसको लागू किया? आपके बंगाल जो आपका किराएदारी अधिनियम था 1885 को क्या किया इन लोगों ने, लागू किया। जिसमें क्या कहता है, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को क्या किया गया था, आपके परिभाषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना, उसे हम लोग वेथी के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा आपकी बेगार कहलाती है। अर्थात यह एक प्रकार का अवेतनिक जबरन श्रम होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से बहुत ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि जो आपके होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित थे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, जी बिल्कुल ये शामिल था खर्च में। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, तो ये भी आपके खर्च में समाहित था।
फिर कहता है सी ऑप्शन रेलवे के गारंटेड ब्याज, ये भी आपका इसमें खर्च में समाहित था। तो इस तरीके से इसका जवाब आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार तथा रेलवे की निवेशकों की गारंटेड ब्याज, ये सभी आपके समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है जो आपका बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो आपकी जो बम्बई योजना थी इसमें किस तरीके का प्रस्ताव था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखना इसमें सबसे पहले ऑप्शन आपसे कहता है तीव्र आर्थिक विकास दर, जी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। फिर कहता है समान वितरण का या कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है लेकिन ए सही है और आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे बम्बई योजना प्रस्ताव। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बम्बई योजना 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी, आप लोग डेट जरूर याद रखिए, 1944 में। लाइन आपसे कहती है इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापना और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र आर्थिक विकास की बात भी कही गई थी। कहता है साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में भी कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी इसमें परिलक्षित होता है। तो इस आधार पर इसके जो आपके अभिष्ट उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है कि जो आपके जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा, सबसे पहला ऑप्शन आपसे कहता है एस.एन. हलधर ने, फिर कहता है वेमकेश चक्रवर्ती ने, या रमेश पाल ने, या स्वामी विश्वानंद जी ने। तो याद रखना जो आपकी जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन थी वो आपकी इसकी स्थापना एस.एन. हलधर जी ने की थी और साथ में इनके साथ कौन थे आपके वेमकेश चक्रवर्ती जी। तो याद रखना इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। आप लोग इसकी स्थापना जरूर याद रखना कब हुई है, 1920 में। कहता है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 में सुरेंद्रनाथ हलधर और वेमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है कि जो पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाए पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो सन आपके 1900 में पारित हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी डेट आप लोग जरूर एक बार लिखिए। कहता है पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे क्या हुआ, कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास स्थानांतरित होना क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर क्या किया था, चुनाव लड़ा था। किस दल के थे आपके दादा भाई नौरोजी जी, उदारवादी दल के थे, या मजदूर दल के थे, या कंजर्वेटिव दल के थे, या साम्यवादी दल के। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो आपके दादा भाई नौरोजी जी थे ये आपके उदारवादी दल के थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है दादा भाई नौरोजी 1885 से 1917 ईस्वी में, यानी क्या हुआ 1865 ईस्वी में जो आपके WUC बनर्जी के साथ मिलकर जो है इन्होंने क्या किया, लंदन में इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य आपके भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में क्या हुआ, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला है तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। तो याद रखना धन से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए धन के बहिर्गमन सिद्धांत अथवा धन की निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके किसने किया है, तो वो आपके दादा भाई नौरोजी जी ने किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है।
ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसको आप लोग जरूर कॉपी पर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो आपके भारत में पहली सूती कपड़ा मिल थी ये आपके 1818 में स्थापित की गई थी। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते क्या कहता है। कहता है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो आपकी थी वर्ष 1818 में कहाँ पर? कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता के पास आपके फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना भी करना पड़ा और इसे बंद भी कर दिया गया था। तो आप लोग ये जो टॉपिक था आपका जिससे हमने अभी तक आपको क्वेश्चन कराए, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर आपके एग्जाम में यहाँ से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आना तय है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में आएगा। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा होगा और इनका एक्सप्लेन अगर आपने अच्छे से विधिवत जो भी बातें याद करने वाली हैं उनको आपने लिखा होगा, उनको याद करेंगे, तो आपका ये जो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा वो गलत नहीं होगा। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है समझ लीजिए इस हद तक आपके TRE 4 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो इस टॉपिक को बहुत ही विधिवत ध्यान से पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन जहाँ पर लगे हम बताएं ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग जरूर लिखते हुए चलना। तो 1857 की क्रांति यानी यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 भी देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856 में या दिसंबर 1856 में या जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में? तो याद रखना आपकी अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों जो है ये आपके दिसंबर 1856 में आपके शामिल की गई थी। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग को निश्चय किया। क्या हुआ? इन राइफलों का प्रशिक्षण जो है दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का भी प्रयोग किया जाना था जिसमें क्या हुआ गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर का भाग मुंह से काटना पड़ता था। समझ रहे हो आप पूरी प्रोसेस किस तरीके से? फिर कहता है जनवरी 1857 में क्या होता है बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि जो चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने क्या किया? इस अफवाह की जांच किए बिना ही तुरंत इसका खंडन कर दिया। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है किंतु जो है सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो ये भी बात अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था तो आप लोग उसका तुरंत जवाब देंगे चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो याद रखना जो आपके यहाँ पर देखिए हम चीज़ों को रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। तो 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम जो है आपके मेरठ से प्रारंभ हुई। कहाँ से? आप लोग बोलिए कहाँ से प्रारंभ हुई? आपके मेरठ से। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1857 की क्रांति का प्रारंभ आपके 10 मई को मेरठ में से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम क्या कर दी? बगावत भी कर दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन मिला तो आप लोग जवाब देंगे मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1857 के भारत का गवर्नर जनरल यानी जब आपकी 1857 की क्रांति हुई उस टाइम आपके भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना उस टाइम आपके भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहला वायसराय था। ये दोनों बातें याद रखना है। यानी जो आपके लॉर्ड कैनिंग जो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन ये जो नियुक्त किए गए थे तो ये आपके भारत के पहले वायसराय भी थे। इनका कार्यकाल जरूर याद रखना आपकी 1856 से 1858 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से
कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण था? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो है अधिकारियों की अक्षमता जो है ये आपके सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। बाकी आपके सारे जो थे इसके कारण थे। भर्ती की रोकथाम भी इसका कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, फिर कहता है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों के प्रयास। तो ये सारे आपके कारण थे। पूछा गया कि विद्रोही बनाने का कारण कौन सा नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के भी कारण बने, जिसकी परिणति क्या थी कि 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी। यद्यपि क्या हुआ, अधिकारियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य से क्या किया था, भड़काया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखना ये आपके TRE 4 के एग्जाम के लिए हम अगर कह दें कि ऐसा क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग अपना नाम भूल जाना, लेकिन इनका नाम बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये जो है आपके लिए कुंवर सिंह से संबंधित आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कहता है 1857 में क्या हुआ, जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय क्या था आपका? आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह का झंडा बुलंद किया, तो प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से क्या किया, मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह भी माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बिहार का सिंह किसे माना जाता है, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे कुंवर सिंह जी को। फिर कहता है उन्होंने शाहाबाद में क्या किया, अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए भी नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से क्या हो गए, आपके घायल हो गए थे। तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। ये डेट जरूर आप लोग 1 से 2 बार लिखिए, कब मृत्यु हुई इनकी, तो 26 अप्रैल 1858 को। उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, इन्होंने भी आपके संघर्ष को जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो किस प्रांत से किया था, क्योंकि ये बिहार से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कुंवर सिंह जी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके बिहार राज्य से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो तुरंत जवाब आप लोग देंगे कुंवर सिंह जी ने किया। फिर कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फिर से आपका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो आप लोग इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। तो आप लोग याद रखना, लखनऊ को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? तो अवध के नाम से। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ आपके 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का जो नेतृत्व पूछा जाए किसने किया, तो बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए? तो इससे पहले जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था, अगर आपने एक्सप्लेन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा तो वो आपके कहाँ पर शामिल हुए थे? तो आपके आरा में शामिल हुए थे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुँचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया।
इस प्रश्न का उत्तर जो आपके बिहार लोक सेवा आयोग ने है पटना को माना है, तो ये भी आप लोग याद रखना। जो आपकी बीपीएससी ने है इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पटना को माना है, लेकिन जबकि सही उत्तर क्या कह रहा है कि आपका आरा होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के टीआरई 4 के एग्जाम में आता है तो वहां पर आप लोग पटना ही लगाएंगे, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो आप लोग आसानी से जवाब देख सकते हैं, कुंवर सिंह ने। फिर अगर आपसे एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन कहे कि कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, तो आप लोग आराम से बता देंगे वो आपके जगदीशपुर के राजा थे। एक्सप्लेन देख लीजिए। जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे आपके कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। 26 अप्रैल को क्या होता है कि 1858 को इनकी मृत्यु भी हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें जो है बिहार का सिंह भी कहा गया है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर आपसे 14 कहता है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आप लोग बोलेंगे कुंवर सिंह जी थे। फिर अगर आपसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछे कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो सक्रिय रूप से जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था तो वो आपके थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब थे कौन कौन? तो मौलवी अहमदुल्ला और दूसरा आपके बेगम जीनत महल। तो ये दो ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। ईस्ट इंडिया के कंपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जो है मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व आपके नाना साहिब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में क्या लिया था? भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर आपका विकल्प ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहते हैं। कहता है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे जिन्होंने क्या नहीं किया? जो आपकी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कंट्रोल के खिलाफ आपकी बगावत नहीं की थी, तो वो आपके हो जाएंगे हैदराबाद का निजाम था। कौन था आपके? हैदराबाद का निजाम था। उपयुक्त विकल्पों में हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808 से 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वो आपके थे राजपूत कुंवर सिंह जी थे। इनके बारे में हमने कई बार आपसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 18 नंबर कहता है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र आपका कौन था? तो याद रखना बिहार में पूछा गया विद्रोह का केंद्र कौन था, तो वो आपका जगदीशपुर इसका केंद्र था, जहां से कौन आपके अभी आप लोगों ने कुंवर सिंह के बारे में कई बार हम बता चुके हैं, तो वही आपका बिहार में मुख्य केंद्र भी हो जाएगा जगदीशपुर। कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र आपके जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का जो है तख्ता पलटकर अपनी सरकार भी स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में
कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो अंग्रेजों के जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वो आपके कौन हो जाएंगे इन चारों में से? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे 1857 के विद्रोह के समय। अब किस लिए थे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों के आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ो दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? 50,000 रुपये का इनाम रखा था। उस टाइम आपके 50,000 रुपये बहुत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि द्वारा देखा गया था? तो वो आपके थे गालिब के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को, ये आपके गालिब थे कौन? ये आपके उर्दू कवि थे। कहता है कि 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो याद रखना जी के खोखले जो थे इनका संबंध जो है आपके 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के याओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना दोंदोपंत और महाराजा जो आपके थे माधव सिंह के मित्र भी बन गए। फिर क्या होता है कि 1851 में डलहौजी ने नाना को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर क्या होता है कि तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर क्या किया, कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ भी बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 ईस्वी में इन्हें आपकी फांसी भी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप लोग इसका जवाब जरूर बताइए कि रानी जो लक्ष्मीबाई जी थी इनकी मृत्यु आपके कहाँ पर हुई थी? तो वो आपकी ग्वालियर में हुई थी। एक्सप्लेन देखते क्या कहते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपकी स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। जन्म पूछा जाए तो कहाँ? वाराणसी में। और इनके बचपन का नाम मनु था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछता है। कहता है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें पूछा कि किसने भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया था, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, कृषकों ने भाग भी लिया था, लेकिन आपके जमींदारों में भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर देखा जाए सेकंड और फोर्थ आपके ऑप्शन जो है इन लोगों ने जो है आपके 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर सेकंड और फोर्थ यानी उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन काफ़ी बड़ा है तो इसको हम थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको जरूर बताएंगे। कहता है 1857 का विद्रोह बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। इसके विपरीत क्या होता है, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। नेक्स्ट लाइन कहती है कि गवर्नर जनरल जो आपके थे कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। समझ सकते हैं अपने लोगों ने मदद की है।
नेक्स्ट लाइन आपसे कहता है कि व्यापारी और शिक्षित जो वर्ग थे उन्होंने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक भी थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकादारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाए विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय जो थे वो देश के पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या पूछता है आपसे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो क्वेश्चन का जो सही कथन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 1857 में क्या होता है, दरभंगा, डुमराव और अटवा के महाराजाओं उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से क्या की, अंग्रेजों की मदद की। बाकी कथन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले कथन आपका सही है। एक बार एक्सप्लेन में देख लेते क्या कहता है। कहता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों ने दरभंगा जो आपका था और डुमराव और अटवा के जमींदार भी इसमें आपके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है वो अप्रभावित रहा। तो देखते हैं कौन सा भाग जो था उस पर 1857 के विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका सिर्फ इसमें से मुंगेर एक ऐसा था जो आपके 1857 के विद्रोह से पूरी तरीके से अप्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल फिफ्थ वाला। इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पटना में पूछा जाए एग्जाम में किसने नेतृत्व किया आपके 1857 की क्रांति का, तो वो आपके कौन है, पीर अली। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया, विद्रोही सिपाहियों को समर्थन किया और मुंगेर 1857 के विद्रोह से क्या हो गया, आपके अप्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो यहाँ पर जितने भी आपके सेनापति दे रखे गए यहाँ से इसमें से किसी को भी आपके कुंवर सिंह के विरुद्ध नहीं भेजा गया था, इसलिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं। अब भेजा किसको गया था उसका भी नाम हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान क्या होता है कि ब्रिटिश सेना के विसेंट आयर और ली ग्रैंड को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया। किसको किसको, आपके विसेंट आयर और ली ग्रैंड को जो है कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया। 1857 में क्या होता है, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। ये तो बात आपको कई सारे क्वेश्चनों में एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो अभी आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेगम ऑफ अवध। तो इसका एक्सप्लेन हमने वहाँ पर पढ़ दिया था, आप लोग एक बार फिर से वीडियो रोक कर जरूर पढ़ लेना इसको। फिर कहता है कि 1857 के विद्रोह जो था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो इसके जो पीछे असफल होने का मुख्य कारण था वो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से जो आपका 1857 का विद्रोह था वो मुख्यतः क्या रहा था, असफल रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते क्या कहता है। कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का क्या था, पूर्ण अभाव था। आगे कहता है कि उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं थी। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख जो आपके भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी
समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का भी आपके क्या था, उनके पास अभाव था इस चीज का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। पूछता है आपसे कि 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से विफलता के कौन कौन से कारण थे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहता है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, तो पहला ही ऑप्शन सही है। फिर कहता है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। असफल होने के पीछे ये भी वजह थी। फिर कहता है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का भी अभाव था, तो ये भी सही। इस तरीके से देखा जाए तो आपके उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि विचार कीजिए कि 1857 में प्रथम क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण आपसे कहता है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो देखा जाए इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। दोनों का और का सत्य हैं और का की सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो था मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व भी विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का क्या किया, आपके नेतृत्व किया। और दूसरी ओर से क्या होता है, अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। फिर क्या होता है, संकट के समय में कैनिंग ने कहा यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो आप एक्सप्लेन से समझ सकते हैं कि सिंधिया लोगों ने किस हद तक अंग्रेजों की मदद की। अगर मदद ना करते तो अंग्रेज पता नहीं कितने पहले ही भारत छोड़कर चले जा चुके होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी। ये डेट आप लोग जरूर लिखना कॉपी पर या कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना जो आपकी महारानी विक्टोरिया जी थी उन्होंने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है कब की थी, तो वो आपके 1 नवंबर 1858, एक बार से 2 बार इसको आप बोलिए, उसके अलावा इसको आप लिख कर भी देखिए। कब की थी, 1 नवंबर 1858 को। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात क्या होता है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद क्या होता है, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत के राज्य सचिव का पद तथा उसकी सहायता के लिए भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना भी की गई। फिर कहते हैं तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे आपके लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया, तो वो आपके लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो रानी विक्टोरिया की जो आपकी उद्घोषणा थी वो किस डेट को जारी हुई, जरूर आप लोग इसको भी लिखना एक बार। वो आपकी जारी हुई 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से जो था ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था, 1857 के विद्रोह के बाद में पूछ रहा है। तो याद रखना वो आपके प्रांत हो जाएंगे गोरखा और सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो थे उन्होंने सिपाहियों का चयन किया था। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय क्या हुआ, बंगाल सेना ने 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम प्रांत के भी थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन भी किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 34 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं किसने आपके 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो वो आपके कौन थे, तो वो आपके थे सर जेम्स आउटरम एंड
W. टेलर ने जो है 1857 को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन आपसे कहता है कि सर जेम्स आउटरम W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का क्या था, आपके विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर आपसे 35 कहता है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो याद रखना ये आपके वी.डी. सावरकर जी के द्वारा जो 1857 का विद्रोह था उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। एक्सप्लेन आपसे कहता है वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो अभी आपने देखा है किसके द्वारा, आपके वी.डी. सावरकर जी के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि फिर से वही है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, तो वी.डी. सावरकर जी के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो था वो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज व नौ संगठन से संबंधित था। तो वो आपका था, कौन था वो आयोग था, पब्लिक सर्विस आयोग। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 संगठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति समुदाय धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी, 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि क्या होता है मद्रास और बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था। तो आपने एक्सप्लेन अगर शुरू से पढ़ रहे होंगे अच्छे से तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे, कुंवर सिंह जी ने ऐसा कहा था। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के दौरान क्या होता है, कुंवर सिंह ने कहा मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह का क्या कर दिया, आपके दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ है और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। तो ये आपके किसने कहा था, तो आपकी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर एस.एन. सेन जी ने ऐसा कहा था। एक्सप्लेन देखते क्या कहता है। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ जो था धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, फिर क्या होता है उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका मिलान वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका इसमें जो है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो पहला आपके कुंवर सिंह, आप लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो कुंवर सिंह तो आपकी जुबान पर रट भी गया होगा। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर। हजरत महल का संबंध आपके किससे, तो हजरत महल आपके लखनऊ, ठीक है। खान बहादुर जी थे, खान बहादुर जी जो थे ये आपके कहाँ से थे, तो ये आपके बरेली, खान बहादुर मतलब बरेली। फिर बचे आपके मौलवी अहमदुल्ला, ये आपके फैजाबाद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका मिलान देख लीजिए इस तरीके से, जो इसका है ऑप्शन नंबर आपका वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार एक्सप्लेन में फिर से देखिए। कहता है कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित है, हजरत महल का संबंध लखनऊ से, खान बहादुर मतलब बरेली, मौलवी अहमदुल्ला मतलब फैजाबाद। फिर आपसे कहता है रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी,
तो रानी विक्टोरिया जी जो थी वो आपकी भारत की महारानी 1877 में बनी। इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। कहता है राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवेंथ को वर्ष 1903 में, जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका 1857 की क्रांति के संपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए थे। ये सेलेक्टेड टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 बनने ही है। अब देखिए आप लोगों का एक काम है, ये जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, अन्य जन आंदोलन, इसका जो पहली क्वेश्चन है इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि नील विद्रोह किसके बारे में था। ठीक है, तो लास्ट में फिर से आप लोगों से वही, अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाना, और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और वीडियो को ज़रूर, जो लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर इस वीडियो को पहुँचा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अगर आपको सफल होना है। ठीक है।